नमस्कार, जंक्शन न्यूज़ देख रहे हैं आप। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं पूर्व भिलाई जिला अध्यक्ष बीजेपी ब्रिजेश भोजपुरिया जी, जिन्हों बीते हाल ही कुछ दिन पहले प्रदेश कार्य समिति सदस्यता में मिला है और काफ़ी लोगों का बधाइयों का जो है जनप्रतिनिधियों का तांता उनके निवास पर लगा रहा और वो किस तरह से दायित्व निर्वहन करेंगे, क्योंकि अभी आगामी समय में लोकसभा चुनाव भी है। और बात करें बीते विधानसभा चुनाव में तो उनकी जो भागीदारी रही है, उनका जो प्रतिनिधित्व रहा है, वो साफ साफ देखने को मिलता है कि दुर्ग जिला के 6 विधानसभा में जो है 4 में तो बीजेपी ने जीत करके ही दमखम लहराया और अन्य जो जगहों पर भी कहा जा सकता है बीजेपी बहुत कम लीड से, मतलब कम अंतर से हारी है। तो एक तरह से बीजेपी का वर्चस्व जो है भिलाई में उन्होंने बढ़ाया। जैसे उन्होंने जिला अध्यक्ष का पद ग्रहण किया था, संघनाद यात्रा और अन्य कार्यक्रम जो लगातार उनके चलते रहे, चाहे राज्य सरकार को, निगम प्रशासन को, लगातार हर एक मुद्दों पर वो घेरते हुए नजर आए थे। अभी उनको चूंकि दायित्व मिल चुका है प्रदेश कार्य समिति सदस्य में, और वो किस तरह से दायित्व का निर्वहन करेंगे, तमाम बात उनसे समझेंगे। जी, आपका स्वागत है सर। आपका भी हमारे निवास में स्वागत है। जी, लोकेश जी, भारतीय जनता पार्टी ने मेरी 45 साल की राजनीति में जो भी पद मुझे दिए उस सब का मैंने पूरी गंभीरता के साथ, पूरी तन्मयता से उसको निभाने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के रूप में लगातार पार्टी ने मुझे बहुत पद दिए। और अभी जिला अध्यक्ष के रूप में अक्टूबर 2022 में पार्टी ने मुझे दायित्व दिया था। 16 महीने तक मैंने पार्टी के अनुरूप काम किया और जो स्थिति थी मेरे बनने के पहले भिलाई जिले की, उससे पार्टी को उबारा और सारे कार्यकर्ताओं को एक छत के नीचे ला करके कमल निशान के लिए काम करने का एक मादा सब में तैयार किया और पूरे भिलाई जिले में संगठन को एक गति प्रदान की। और उसका परिणाम रहा कि 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिला भिलाई ने वैशाली नगर में 40,000 से ऊपर वोट से विजय हासिल की। भिलाई में भी हमने पिछले बार जो हम 2800 वोट से हारे थे, इस बार वो लीड कम होकर के 1200 वोट हुई। लेकिन उसका मुझे अफसोस है कि थोड़ा सा मेहनत हमारे कार्यकर्ताओं ने और की होती तो उस सीट पे भी हम विजय हासिल करते। अहिरवारा विधानसभा में जहाँ पर हम पिछले बार करीब 32,000 वोट से हारे थे, वहाँ भी 25,000 से आगे रहे और 32,000 की लीड पार करके 25,000 वोट से आगे रहे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। दुर्ग ग्रामीण में जहाँ पर प्रदेश के होम मिनिस्टर थे और एक वर्चस्व दिखता था कि वहाँ कोई आगे नहीं आ पाएगा, वहाँ के रिसाली मंडल का बीजेपी भिलाई में समावेश है, तो उस रिसाली मंडल से भी हमने मैक्सिमम लीड दिला करके और वहाँ से दुर्ग ग्रामीण से ललित चंद्राकर जी को विजय दिलाई। भारतीय जनता पार्टी वहाँ से विजयी हुई। इसके साथ आज पाटन विधानसभा जहाँ से मुख्यमंत्री लड़ रहे थे, वहाँ पर हम 4 मंडल थे हमारे, 3 मंडल जो दुर्ग जिले में आते थे उसमें हमारी हार हुई। लेकिन जो मंडल कुम्हारी भिलाई में आता था वहाँ भी हमने मुख्यमंत्री को पछाड़ा है और वहाँ से विजय हासिल की है। इस प्रकार से हमने 10 मंडलों में से 8 मंडलों में विजय हासिल की है और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिलाया है। इसका पूरा श्रेय हमारे जो कार्यकर्ता बंधु हैं उन्होंने काम किया और दिन रात मेहनत करके, और पार्टी की जो नीतियाँ आई, जो सिद्धांत आए, जो कार्यक्रम आए, उनको हमने जन जन तक पहुंचाने का काम किया। हमारे बूथ स्तर पर लोगों ने उस कामों को आगे बढ़ाया और बूथ स्तर से काम होने की वजह से आज हमने भिलाई जिले में इस जीत का रिकॉर्ड हासिल किया है। और इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ, आम जनता को बधाई देता हूँ। और अभी लोकसभा चुनाव में जो हमारी लीड थी दुर्ग से 3,90,000 वोट से लीड थी और पूरे प्रदेश में रिकॉर्ड कायम किया था। और हमारी कोशिश होगी, नया दायित्व मेरे को मिला है, मैं पार्टी के सारे हमारा जो नेतृत्व करते हैं उनको धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और ये कोशिश करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का परचम पूरे लोकसभा क्षेत्र में अधिकतम लीड के साथ लहराए। 3,90,000 हमारी लीड थी, मैं चाहता हूं कि वो 6 लाख करीब पहुँचे और पूरे के पूरे 11 लोकसभा क्षेत्र में माननीय मोदी जी की गारंटी को सब लोग जानते हैं और उस पर लोगों ने सील लगाई है। और आगे भी पूरी की पूरी 11 लोकसभा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में विजयश्री हासिल करके माननीय मोदी जी को भेंट स्वरूप दी जाएगी, ताकि जो हमारा लक्ष्य तय किया गया मोदी जी के द्वारा 405 का, उसको पूरा कर सके। और आज मोदी जी के जो नेतृत्व है, उनके समान कोई नेता हमारे पूरे देश के अंदर नहीं है। जिस तरह मोदी जी ने आज विश्व में हमारी क्षमता बढ़ाई है और एक दबदबा कायम किया है,
आज चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति हो, चाहे रशिया का राष्ट्रपति हो, दोनों उनके अगल बगल खड़े होने के लिए ललायित रहते हैं। ये हमारे देश की बहुत बड़ी उपलब्धि है। माननीय मोदी जी ने आज जो किया, धारा 370 को हटाया, आज कश्मीर में खुले रूप से लोग जा रहे हैं, खुली सांस ले रहे हैं। और आज कश्मीर के जो लोग थे जिनका शोषण किया जा रहा था कुछ अलगाववादी नेताओं के द्वारा, आज वो शोषण समाप्त हुआ है, पत्थरबाजी समाप्त हुई है, आतंकवाद समाप्त हुआ है। ये सब मोदी जी की देन है। और आज हिंदुस्तान का नागरिक वहाँ जा रहा है, खुले रूप में घूम रहा है। जो हमारी कश्मीर कुछ बोलते थे जन्नत, और उस जन्नत से लोग महरूम थे, जा नहीं पा रहे थे, आज सब लोग जा रहे हैं। और आज वहाँ के लोकल लोग हैं जो बेचारे टूरिज्म खत्म हो जाने की वजह से, आतंकवाद के कारण टूरिज्म खत्म हो चुका था, भूखे मरने की नौबत आई थी, आज उनके अंदर खुशहाली आई है, उनको रोजगार मिल रहा है और सुख और शांति के साथ जी रहे हैं। ये मोदी जी का कमाल है। आज बिजपुरिया जी यहाँ पे टोकना चाहूँगा आपको। मैं ये समझना चाहूँगा कि विधानसभा चुनाव से पहले आपने जिला अध्यक्ष की भूमिका निभाई। अब चूंकि लोकसभा चुनाव एकदम नज़दीक है तो आपको जिला अध्यक्ष की पदवी से हटाकर पार्षद महेश वर्मा को इसका पद दिया गया और आपको प्रदेश कार्य समिति सदस्य में आपकी स्थान सुनिश्चित किया गया है। क्या लगता है लोकसभा चुनाव से पहले आपकी सदस्यता जो है पार्टी के ऊपर लेवल तक ले जाने में और जिला अध्यक्ष का पदवी उनको देने में पार्टी की क्या सोच है और आपकी क्या सोच रखते हैं इस विषय में? देखिए, पार्टी की अपनी सोच बनती है ऊपर के माध्यम से, और पार्टी को लगा कि आज इनसे लोकसभा का काम लेना है तो ये थोड़ा सा फ्री होकर के बाकी जगह काम करें। और चूँकि संगठन को अपन ने इतनी गति प्रदान कर दी है कि अब संगठन दौड़ने लगा है। अब जब संगठन दौड़ने लगता है तो किसी भी योग्य व्यक्ति को आप बना देते हो तो वो काम और स्पीड से बढ़ जाता है, क्योंकि काम ऑलरेडी बना हुआ है। बूथ स्तर पर इकाइयाँ गठित हो चुकी हैं, मंडल स्तर पर काम हो चुके हैं, हमारे मोर्चे और प्रकोष्ठों में गति आ चुकी है, सब स्पीड से दौड़ रहे हैं और ये हमने विधानसभा में देख लिया है। तो अब कोई दूसरा व्यक्ति अगर बैठ रहा है तो वो आसानी से काम को आगे बढ़ाएगा और उसके साथ मैं रहूँगा। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है तो वो कोई मेरे को हट करके नहीं दी है। काम तो मुझको करना है पूरे कार्यकारिणी के नाते, और कर रहा हूँ। आज अभी कल 2 बैठकें मैंने ली। गांव चलो अभियान का कार्यक्रम चला था तो कल कैंप में बैठक ली, मैंने खुर्सीबार में बैठक ली और वहाँ पर कार्यकर्ताओं ने मेरा भव्य स्वागत किया। सभी कार्यकर्ताओं के प्रति मैंने आभार व्यक्त किया और ये काम चलेगा। और अपना लोकसभा चुनाव की दृष्टि से जो जिम्मेदारी मुझको दी जाएगी वो काम करूँगा। और मेरा लक्ष्य केवल एक ही है कि पूरी की पूरी 11 लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी जीत करके आए और हमारे दुर्ग लोकसभा में जो पिछले हमने रिकॉर्ड तोड़े थे उस रिकॉर्ड को हम फिर तोड़ें और आगे बढ़ें। ये मेरा लक्ष्य है। 22 तारीख को भगवान श्री राम जो है अयोध्या में विराजे। आप जानते हैं कि पूरे देश में इसकी खुशी मनाई, आप लोगों ने भी त्यौहार की तरह माध्यम से और पूरे देश ने मनाया इसको। अब लोकसभा चुनाव चूँकि नज़दीक है और कहीं ना कहीं आप देखते होंगे कि अक्सर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बीजेपी जो है हिंदुत्व के मुद्दे को चुनावी मौसम में उछालती है या वो चुनावी मुद्दे हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के चलती है। तो इस लोकसभा चुनाव में क्या लगता है जो राम मंदिर जो बना है, जो भगवान श्री राम विराजे हैं, तो इसका फ़ायदा जो है बीजेपी को कहीं ना कहीं चुनाव में मिलने जा रहा है? देखिए, बीजेपी हिंदुत्व की बात आज नहीं कर रही है। बीजेपी हिंदुत्व की बात लंबे समय से करती है और हिंदुत्व की बात नहीं करती, हिंदुस्तान की बात करती है, राष्ट्र कल्याण की बात करती है, हर नागरिक के कल्याण की बात करती है और उसको लेकर के काम करती है। हम तुष्टीकरण की नीति नहीं अपनाते कि किसी संप्रदाय विशेष को तुष्टीकरण के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम नहीं करते। हम चाहते हैं कि इस देश में रहने वाला हर समुदाय, हर मजहब का व्यक्ति आगे बढ़े, तरक्की करे। और आपने देखा है प्रधानमंत्री आवास योजना बनी, उसमें किसको फ़ायदा हुआ? कोई मतभेद नहीं किया गया कि यहाँ हिंदू रहता है, वहाँ मुसलमान रहता है, वो क्रिश्चियन रहता है, सबको फ़ायदा मिला। और हजारों दूसरे मजहब के लोग हैं, क्योंकि वो हिंदुस्तान के नागरिक हैं, तो हर स्कीम का जो बनती है उसका फ़ायदा सबको होता है। और हिंदुत्व की बात है, आज हजारों साल से जिस तरह से हिंदुत्व को कुचला गया, हम बहुसंख्यक में रहने के बाद भी हमको कुचला गया, हमारी मस्जिद, हमारे मंदिरों को उखाड़ के फेंक करके वहाँ मस्जिद बनाई गई। तो ये तो स्वाभाविक बात है कि आज हिंदुस्तान का हर आदमी चाहता है कि जो हमारे आराध्य जहाँ थे उन आराध्यों को फिर से हम पूजा अर्चना के लिए उनके दरवाजे खोले जाएं और हमारा हिंदू समाज उन मंदिरों में देवताओं के प्रति जो हमारी आस्था है, हमारी भक्ति है, वहाँ जाके पूजा पाठ करें। तो इसमें गलत क्या किया गया? आज 550 साल की गुलामी थी जहाँ पर हमारे रामलला को कैद रखा गया था और रामलला कैद से बाहर आ गए 6 दिसंबर 1992 को। कार सेवा 90 में हुई, 92 में हुई, सैकड़ों हजारों लाखों कार्यकर्ता गए वहाँ पर। और 92 में बाहर आने के बाद पिछले 32 साल से
टेंट में बैठे हुए थे और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। उस निर्णय के हिसाब से ये साबित हुआ कि वहाँ पर रामलला का मंदिर था, रामलला थे विराजमान थे, वो हिंदुओं की और रामलला ये जन्म स्थान की भूमि है। और उस निर्णय के बाद आज वहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है और 550 साल से जो रामलला मतलब कैद में थे वो अपने ओरिजिनल स्थान में आए हैं। और इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से अपना एक परिचय दिया कि वो केवल प्रधानमंत्री भर नहीं है, एक साधु संत और तपस्वी से कम उनकी भूमिका नहीं रही है। आज आपने देखा है सारे साधु संतों ने, सारे हिंदुत्व के जो विशेषज्ञ हैं, उन सब ने उनको बोला कि आप प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो आपको 3 दिन का उपवास रखना पड़ेगा, 3 दिन आपको तख्त में सोना पड़ेगा। लेकिन आप सबको मालूम है कि 11 दिन उन्होंने नारियल पानी पर बिताए, 11 दिन तख्त के ऊपर लेटे। तो ऐसा व्यक्तित्व हिंदुस्तान को कभी नहीं मिलेगा। और ये हिंदुत्व की बात नहीं करते, सबकी बात करते हैं। अभी आप देखो जो मुस्लिमों का मामला था उसमें भी उनके वहाँ गए, वो सबसे मिल रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं हम कि जो दूसरे समाज के लोग भी हैं जो मूल धारा में उनको जोड़ें और राष्ट्र कल्याण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो, इसका हम सुनिश्चित करें। विधानसभा चुनाव की ओर एक बार फिर से आना चाहूँगा। विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि कहीं ना कहीं महतारी वंदन योजना जो है बड़ी कारगर साबित बीजेपी के लिए हुई। और चुनाव से पूर्व हमने भी देखा कि आप लोगों ने जो है जाकर के लोगों को बीजेपी की तरफ वोट डालने के लिए अपील भी की। अब चूँकि लोकसभा चुनाव आ ही रहा है तो क्या बड़ी घोषणाएं देखने को मिल सकती है जनता के लिए? देखिए, चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की जनता ने सत्ता सौंपी और जो हमने वादे किए थे, हमने चुनाव के पहले विधानसभा का घेराव किया था प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के, क्योंकि 8 लाख लोगों को आवास नहीं मिलने का काम कांग्रेस सरकार ने किया था कि 8 लाख लोगों को आवास नहीं मिल पाए थे। हमने वो घेराव करने के बाद जब हमारी सत्ता आई तो सबसे पहला काम हमने किया, 18 लाख छत्तीसगढ़ के लोगों को आवास दिया जाएगा, इसका प्रस्ताव पारित किया। इसके बाद जो हमने बोला था कि हम 3100 में धान खरीदी करेंगे किसानों के हित में, वो 3100 धान खरीदी हमने लागू की। इसके साथ हमने ये बोला था कि हम 1 एकड़ में 21 क्विंटल धान खरीदेंगे, वो खरीदने का काम किया। हमने बोला था कि हम बोनस देंगे, हमने बोनस दिया। तो लगातार जो मोदी गारंटी की बात थी उस गारंटी को पूरा करने का काम प्रदेश की सरकार कर रही है। और महतारी वंदना योजना के लिए भी हमने अंतरिम बजट में 1200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था और अभी परसों उसको अप्रूवल मिल गई है, उसका पूरा प्रोफार्मा निकल गया है, पेपरों में भी आ गया है, एक PDF आ गया है। लोकसभा चुनाव के लिए क्या बड़ी घोषणाएं देखने को मिल सकती है? लोकसभा चुनाव के लिए तो ये हमारी जो घोषणाएं हैं यही जो हम पूरा कर रहे हैं, उसी में लोकसभा लोग हमको वोट देंगे। आज राम मंदिर बना है, धारा 370 समाप्त हुई है और मुस्लिम बहनें जो बेचारी केवल 3 बार कोई तलाक बोल देता था तो उनकी ज़िंदगी बर्बाद होती थी, उसको रोकने का काम किया है। और विकास के काम, डेवलपमेंट के काम आप लगातार देखो हो रहे हैं। आज बॉम्बे में जो 31 किलोमीटर लंबा पुल बना है, जहाँ से निकलने में लोगों को 2 घंटे लगते थे, आज 15-20 मिनट पहुँच जा रहे हैं। बिजपुरिया जी, अक्सर देखा जाता है कि चुनावी माहौल में जो है पार्टियां जो बड़ी बड़ी घोषणाएं तो करती है, पर कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि चुनाव जीतने के बाद जो है उस जो वादे किए जाते हैं, जो घोषणाएं होती है, उनके क्रियान्वयन में एक टर्म्स ऑफ कंडीशन रख दिया जाता है जो लोगों के लिए बड़ी मुश्किलें होती हैं। जैसा अभी आपने महतारी वंदन योजना का भी जिक्र हुआ, तो उसमें कहीं ना कहीं अब जो है पुराने बुजुर्गों के पास कहा जा सकता है विवाह प्रमाण पत्र मौजूद नहीं होता है। तो इसी स्थिति में सरलता कैसे लाया जाए? देखिए, लोग कन्फ्यूजन कर रहे हैं। जी। सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं जी कि जो विवाह वाला सर्टिफिकेट वाला मामला है, राशन कार्ड में पति पत्नी का नाम है, कोई दिक्कत नहीं है। आधार कार्ड में पति पत्नी का नाम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका बाकी चीज़ों में पति पत्नी का नाम है तो ये तो साबित है ना विवाह हो रहा है। और अगर नहीं भी है, कुछ नहीं करना है आपको, एक एफिडेविट बनाइए नोटरी से जा करके और वहाँ पर आप अपना बयान दे दीजिए, अपना दोनों कंबाइंड फोटो अटैच कर दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और उसमें या ऐसे करके 6-7 वो दिए हुए हैं कि आपको ये होना चाहिए या ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम वोटर लिस्ट में वोट डालने जाते हैं तो कोई जरूरी से आधार कार्ड हमारे पास में हो, राशन कार्ड भी चलता है, आयुष्मान कार्ड भी चलता है, इनकम टैक्स का पैन कार्ड भी चलता है, सब चलता है। वही स्थिति यहाँ पर। और अगर कुछ नहीं भी है तो सबसे बताया मैंने आपको, एफिडेविट जाइए, नोटरी से बनवाइए, फ़ोटो लगा के दोनों कंबाइंड, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और इसमें
सरकार ने बहुत स्पष्ट निर्देश दे दिए कलेक्टर को, सारे नगर निगमों को, कि किसी भी व्यक्ति को किसी सर्टिफिकेट की वजह से इससे अपना उनको उसका फ़ायदा नहीं मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको प्रदेश कार्य समिति सदस्यता में जगह मिली है सदस्य की, तो अब आपका क्या कार्यभार किस तरह से रहेगा, कैसे आपका आगे कार्य रहेगा, कैसे क्रियान्वयन होगा इसका? देखिए, हम सब लोग अपने प्रदेश अध्यक्ष के प्रति कटिबद्ध रहते हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी ने अपनी टीम में शामिल किया है, ये बहुत सौभाग्य की बात है मेरे लिए। और प्रदेश अध्यक्ष जी का जो निर्देश होगा, जो आदेश होगा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते, वो काम हमको करना है। और पार्टी के लोकल लेवल पर पूर्व अध्यक्ष के नाते पार्टी के स्थानीय स्तर पर भी जितना सपोर्ट हमको ज़रूरत है हमारे अध्यक्ष को, हम पूरा करेंगे। अच्छा, एक बात मुझे याद आई कि आप बहुत यंग थे जब आपको जिला अध्यक्ष की पदवी मिली थी, और उसके बाद एक एज में फिर आपको जिला अध्यक्ष की पदवी मिली। अब क्या लगता है, इस जैसे विधानसभा चुनाव अभी जीत करके आए हैं, कार्यकाल से संतुष्ट हो गए कि जिला अध्यक्ष की पदवी में मैंने ये महत्वपूर्ण कार्य किया है? भाई, जिला अध्यक्ष बना जब मैं, आप सबको मालूम है, बनते साथ 250 किलोमीटर की पदयात्रा की। संगठन की क्या स्थिति आपको मालूम है, लोग घर से निकलते नहीं थे और शून्य टाइप का मामला था। तो जो 250 किलोमीटर की मैंने पदयात्रा की, उससे जो लोगों में जागरूकता आई और कार्यकर्ताओं में एक स्फूर्ति आई, संगठनाद यात्रा भी किया। तो उस संगठनाद यात्रा में जिस तरह से नगर निगम की मैंने पोल खोली, नगर निगम में जिस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा था, जिस तरह से विकास के काम अवरुद्ध पड़े थे और केवल कुछ कांग्रेसियों के बोलने से ही काम होते थे, बाकी काम नहीं होते थे। इस भिलाई विधानसभा कांग्रेस के पास थी, वैशाली नगर विधानसभा बीजेपी के पास थी। तो इस वैशाली नगर विधानसभा को अपेक्षित करके रखा गया था। मेरे प्रदर्शन के बाद, संगठनाद यात्रा के बाद, वार्ड नंबर 1 से लेकर 70 तक की जो यात्रा निकाली, उसमें मैंने वहाँ सभी कार्यकर्ताओं से मिला। नालियों में जो गजगजा रही थी, सेवरेज लाइन ख़राब हो चुकी थी, वाटर लाइन ख़राब हो चुकी थी, रोडों की स्थिति बहुत ख़राब थी। तो ये सारी करीब 500 कंप्लेंट जो लोगों ने मेरी यात्रा के समय को दी, उस सब को लेकर के मैंने कमिश्नर के पास में घेराव करके उसको दिया। और उसके बाद कार्यों में सुधार आया और बहुत सारे काम मेरी पदयात्रा के दौरान ही छोटे छोटे काम चालू हो गए थे। आपने समय देखा होगा कि मेरी पदयात्रा का कार्यक्रम होता था, कल का कार्यक्रम है, तो जिस क्षेत्र में निकलने वाला था वहाँ की नालियाँ साफ़ हो जाती थी, वहाँ के छोटे मोटे काम पूरे हो जाते थे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैंने सफाई कर्मचारियों को लेके भी नगर निगम को घेराव किया, उनको पेमेंट नहीं मिल रही थी, उस मुद्दे को उठाया। और आज आप नगर निगम वैशाली क्षेत्र है, वहाँ जो आज कमिश्नर बैठा हुआ है और जिस तरह से उसने लूट का काम किया है और उसको भी हटाने का काम किया जाएगा। वहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्टर जिसका डिफ़ॉल्टर हो चुका था, उस कॉन्ट्रैक्टर के पैसे को उसकी पत्नी के नाम से भेजा गया। कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। नगर निगम का पैसा, कॉन्ट्रैक्टर मैं हूँ और मैं डिफ़ॉल्टर हो गया हूँ, तो मेरे पैसे को मेरी पत्नी को भेजा गया। इससे बड़ा भ्रष्टाचार कोई देखने नहीं मिलेगा। उसकी भी मैंने शिकायत की है और अभी फिर मंत्री जी से मिल करके मैं उस कमिश्नर के खिलाफ पूरी कार्रवाई करने की बात करूँगा। नगर निगम का आपने जिक्र किया, हालांकि ये जो सवाल की प्रक्रिया चल रही है, कड़ी चल रही है, इसमें इस सवाल का औचित्य नहीं बनता है, पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा। निगम का आपने जिक्र किया, चूँकि जिला अध्यक्ष रहे आप, बीजेपी में बड़े पद में भी अब दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, निवास करते हैं, स्मृति नगर क्षेत्र में, देर रात तक जो है लड़कों का जमावड़ा लगा रहता है, गाड़ियों की आवाजाही बनी रहती है रोड किनारे, तो इसमें निगम की जो कार्रवाई है अच्छी खासी देखने को नहीं मिल रही है। क्या वजह मानते हैं इसमें, जो बीजेपी क्यों दबदबा कायम नहीं कर पा रही, चूँकि आपके विधायक भी बन चुके हैं? ऐसा है कि हमारे होम मिनिस्टर माननीय विजय शर्मा जी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और हिंदुत्व की लड़ाई लड़ी उनने कवर्धा में, और 3 महीने 4 महीने जेल में रहे हैं। आज आप उनकी वर्किंग देखेंगे, जिस तरह से उनकी वर्किंग है, आज उनके स्पष्ट निर्देश हो गए हैं यहाँ पुलिस प्रशासन को कि इस तरह के जो तत्व हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। आज एडिशनल एसपी लेवल के लोग रात को गश्त चालू कर दी है उन लोगों ने। आज आप देख रहे हो गाड़ियों में हेलमेट की वजह से जो दिक्कत हो रही थी, लोगों की मौतें हो रही थी, हेलमेट चालू हो गया है। शराब पी करके जो वाहन चला रहे थे उनकी चेकिंग चालू हो गई है, तो उनकी चेकिंग चालू हो गई है। और पुलिस प्रशासन में एक कसावट का काम चालू हो गया है और कुछ दिनों में आप देखेंगे कि वो कसावट जैसे जैसे होती जाएगी, ये तत्व ऑटोमेटिक समाप्त होते जाएंगे। चलिए, बहरहाल हमारी ओर से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रदेश में जो आपको सदस्यता मिली है और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। ये थे पूर्व जिला अध्यक्ष ब्रिजेश बिसपुरिया जी, जिन्हें
प्रदेश में एक महत्वपूर्ण स्थान भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और चूंकि अब आगामी समय में लोकसभा चुनाव भी है तो उनका दायित्व तो बढ़ जाता है और विधानसभा चुनाव में उनकी एक अहम भागीदारी रही। बहुत ही बेहतरीन तरीके से उस जिम्मेदारी को इस एज में भी उन्होंने निभाया, क्योंकि जब ये यंग थे तो इस जिलाध्यक्ष की पदवी भी मिली थी उन्हें और एक हाईएस्ट ये एज में भी उनको ये पदवी मिली है। तो एक चीज़ जी और जी जोड़ दीजिए, जी 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 जिस समय मैं पहली बार बना था जी सबसे कम उम्र का जिलाध्यक्ष था जी 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 और अभी सबसे अधिक उम्र का जिलाध्यक्ष था। जी ये महत्वपूर्ण उपलब्धि भी उनके खाते में कहा सके उनके पाले में आ चुकी है और आप देखते हैं किस तरह से उनका दायित्व निर्वहन रहेगा। जंक्शन न्यूज़ के लिए लोकेश साहू।